हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया कि कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैटिस को कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा आता है फीडबैक सिस्टम। अब क्या ये जो होम्योस्टैटिक है, इसको क्या है, होम्योस्टैटिक को फीडबैक सिस्टम ही मेंटेन करता है, इसको कंट्रोल करता है। अब क्या है, साइकिल ऑफ इवेंट्स, बॉडी इज मॉनिटर्ड एंड रीमॉनिटर्ड। बॉडी को पहले मॉनिटर करेंगे, इसके बाद फिर रीमॉनिटर करेंगे, दोबारा उसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि कोई चेंजेस तो नहीं है। ईच मॉनिटर्ड वेरिएबल इन टर्म एंड द कंट्रोल कंडीशन। जो प्रत्येक मॉनिटर होता है कि मतलब जो टाइम टाइम पे मॉनिटर करते रहते हैं, ये क्या है, वेरिएबल इन टर्म से कंट्रोल कंडीशन देखते रहते हैं कि कंट्रोल कंडीशन में होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बार बार मॉनिटर करते रहेंगे बॉडी को तो क्या होता है कि पता चलेगा ना कि क्या चेंजेस कब हो रहा है बॉडी में, कब चेंजेस, कोई इम्बैलेंस कब शुरू हो रहा है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा फीडबैक सिस्टम है, ये तीन कंपोनेंट पे काम करते हैं। पहला, जैसा कि हमने बताया पिछले लेक्चर में, कि रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। कोई भी जब चीज़ें हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी इम्बैलेंस होते हैं, तो ये तीनों कंपोनेंट ही इसमें मिलकर काम करते हैं, पुनः होम्योस्टैटिस में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से। पहला है स्टिमुलस, दूसरा है सेंसर, तीसरा है कंट्रोल और इफेक्टर। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कभी कभी टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो बॉडी का टेम्परेचर हमारे बढ़ जाता है, तो जिसको हम फीवर बोलने लगते हैं। तो फिर ये क्या करता है कि नर्व सेल इन स्किन एंड ब्रेन, तुरंत मैसेज जाता है, हमारे जो नर्व सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्किन के माध्यम से हमारे ब्रेन को एक मैसेज डालती हैं, मैसेज पहुंचाती हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में कुछ चेंजेस शुरू हो रहे हैं। अब क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेटन इन ब्रेन। अब क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर रेगुलेटरी सेटन ब्रेन में मैसेज, वो आउटपुट पहुंचता है, तो ब्रेन क्या करता है कि तुरंत एक आउटपुट भेजता है स्वेट ग्लैंड को। स्वेट ग्लैंड को मैसेज देता है कि देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे चेंजेस शुरू हो गए हैं, अब आपको क्या करना है, आप अपना काम करो। तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है कि बॉडी में पसीने के थ्रू क्या होता है कि आपने देखा होगा, फीवर होता है तो बहुत सारा, जब मेडिसिन खाते हैं तो बहुत सारा पसीना होने लगता है बॉडी में। पसीने एक टाइम के बाद, जब पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक टाइम के बाद बॉडी हमारी नॉर्मल कंडीशन में, होम्योस्टैटिस में आ जाती है। तो ये वही चीज़ है कि जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है तो देखता है, ये हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो चेंजेस को डिटेक्ट करती हैं। फिर इसके बाद जो कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ तक मैसेज भेजती हैं। वो क्या करता है, जो कंट्रोल सेंटर मैसेज देता है हमारे स्वेट ग्लैंड को कि देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपका काम क्या क्या आप करो। तो ये क्या करता है, स्वेट ग्लैंड के द्वारा हमारी बॉडी में जो भी स्वेटिंग के द्वारा टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसके बाद नॉर्मल कंडीशन में फिर बॉडी हमारी तुरंत फिर होम्योस्टैटिस कंडीशन में आ जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। अब हम देखेंगे निगेटिव फीडबैक। दो टाइप के फीडबैक सिस्टम है यहाँ पे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब है किसी चीज को कम कर देना, और पॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। अब ये क्या होता है कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, रिजर्व अ चेंजेस इन कंट्रोल कंडीशन, रेगुलेट ऑफ ब्लड प्रेशर। अब क्या, जैसे कि बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि बहुत, जब हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उस कंडीशन में उसको कम करना होता है ना, कि अगर हाई हो गया तो फिर कम करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे। तो ये वही होता है कि रिजर्व चेंज इज कंट्रोल कंडीशन, मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशन होता है, ब्लड प्रेशर मान लो क्या है, नॉर्मल 120 टू 60 नॉर्मल कंडीशन होता है। तो क्या होता है कि अगर इससे ऊपर हो जाता है तो तुरंत क्या होता है, रिड्यूस करने की होता है ना, कि कम हो जाए मतलब कि नॉर्मल 120 160 तक आ जाए। तो ये नॉर्मल कंट्रोल कंडीशन से ये चेंजिंग जो आ जाती है उसको ही बोलते हैं। अब क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब इसमें ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है किसी चीज को। अब इसमें क्या है, स्ट्रेंथन ऑफ द रेनफोर्स अ चेंज इन वन बॉडी कंट्रोल। अब क्या है कि इसमें देखते हैं कि कंडीशन जैसे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में होता है तो इसमें क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। अब क्या होता है कि सम स्टिमुलेंट, इसमें क्या होता है, होम्योस्टैटिस बाई, कुछ स्टिमुलस होते हैं। तो जैसे बॉडी में ब्लड प्रेशर हमारा ये क्या होता है कि इंक्रीज हो गया, तो बॉडी में ब्लड प्रेशर हमारा बीपी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब क्या है, बीपी बढ़ गया, बीपी को कम करना है। अब ये क्या करता है, रिसेप्टर जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को मैसेज देते हैं, ब्लड वेसल्स को एक इनपुट देंगे
तो यहाँ पे एक मैसेज जाएगा वो तुरंत। फिर ब्लड इम्पल्सेस के थ्रू, मतलब कि क्या होता है कि जब बीपी बढ़ती है तो ये जो ब्लड वेसल्स हमारे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जो ये वेसल्स हमारी होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, तो इसमें ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, तो इसमें ब्लड हमारा जो बीपी वो बढ़ता है। अब क्या होता है कि ये कंट्रोल सेंटर क्या होता है, तुरंत ब्रेन को आउटपुट देता है, मैसेज देता है, और ब्रेन क्या करता है कि हमारे हार्ट में जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, मैसेज देता है, और ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को ये हमारा डायलेट कर देता है। अभी क्या था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तो हमारा जो बीपी बढ़ गया, ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या है कि ये क्या करता है कि नर्व इम्पल्सेस क्या करते हैं, फैक्टर हार्ट के पास जाते हैं, मैसेज देता है, इसके बाद जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब जब ये बढ़ जाएगा, अब ये जो हमारा वेसल्स बढ़ जाएगा, डायलेट हो जाएगा, तो आराम से इसमें ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो ये क्या है, पुनः ये फिर क्या करता है कि डिक्रीज इन हार्ट रेट। अब क्या होता है कि हार्ट रेट डिक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब कि जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब इसमें आसानी से ब्लड फ्लो होने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद क्या करता है, रिटर्न टू होम्योस्टैटिस व्हेन रिस्पॉन्स ब्रिंग ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल। इसके बाद क्या होता है कि हमारा पुनः हम होम्योस्टैटिस में आ जाते हैं, नॉर्मल। ये सब चीज़ें होती हैं, जो भी चेंजेस हुआ बॉडी में, चेंजेस हुआ, हार्ट मतलब प्रेशर बढ़ा, इसके बाद क्या होता है कि वो इंक्रीज हो गया ब्लड प्रेशर, फिर वो रिसेप्टार के पास मैसेज आता है, वो रिसेप्टार उसको डिटेक्ट करता है, पता करता है, नर्व इम्पल्सेस के द्वारा वो कंट्रोल सेंटर को भेजता है, ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है कि एक आउटपुट भेजता है फैक्टर को, मतलब कि हार्ट को भेजेगा। तो हार्ट क्या करता है कि ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। इसके बाद फिर क्या होता है, डिक्रीज होगा, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और फिर ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद वो फिर रिटर्न होम्योस्टैटिस में आ जाता है, पुनः वो नॉर्मल अवस्था में। अब बीपी क्या है आपका 120/30 हो जाएगा। अगर बीपी बढ़ के आपका बढ़ा हुआ था तो पुनः होम्योस्टैटिस में आ जाएगा इस कंडीशन में आपका। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब क्या है, आपने देखा सुना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी सुना होगा। नॉर्मल डिलीवरी होता है, एक सिजेरियन होता है। सिजेरियन में क्या होता है, ऑपरेशन करके निकालते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, इसमें हेड ऑफ फिटस, अब क्या होता है कि इसमें पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स। इसमें क्या होता है कि ये जो भी फिटस होता है, जो बच्चा होता है माँ के पेट में, वो क्या होता है कि सर्विक्स के पास वो पुश होता रहता है। इसके बाद नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सर्विक्स, इसके बाद ट्रांसफर टू ब्रेन। अब क्या करते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो ब्रेन के पास वो ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज देते हैं। तो फिर क्या होता है कि ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन। इसके बाद ब्रेन क्या करता है हमारे बॉडी में, तो ब्रेन क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज देगा कि देखो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपको क्या करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा कि हम ये जो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसको हम सिक्रीट कर देंगे। तो ये जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है, तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन कैरिड इन ब्लड स्ट्रीम इन टू यूट्रस। अब क्या करता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो ब्लड स्ट्रीम टू यूट्रस, ब्लड के माध्यम से यूट्रस तक जाता है, और फिर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एंड पल्सेस फीटस टुवर्ड सर्विक्स। अब ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है हमारे यूट्रस को यो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है एंड पुश फीटस, और जो फीटस होता है, बच्चा होता है, उसको सर्विक्स के तरफ वो धक्का देता है, एक तरह से बोल सकते हैं उसको आगे की तरफ वो धक्का देता है। फिर क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है पिताना के रास्ते। तो ये हो गया फीडबैक सिस्टम निगेटिव और पॉजिटिव के एग्जांपल्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फीडबैक सिस्टम्स क्या होते हैं होम्योस्टैटिस में, ये कैसे होम्योस्टैटिस को कंट्रोल करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है क्लिनिकल कनेक्शन। क्लिनिकल कनेक्शन मतलब क्या होता है कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज डन बाय द असेंडिंग साइन एंड सिम्टम। अब क्या है, किसी भी डिजीज़ का अगर डायग्नोसिस करेंगे, पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले उसका साइन देखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं। तो इन सब के आधार पे हम किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है,
और कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट, प्रेजेंट इलनेस एंड पास्ट मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या बीमारी है और कहीं पीछे मतलब इसके कुछ कोई बीमारी तो नहीं हुआ था, तो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते, सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। इसमें होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि ऑर्डरली इवेल्युएशन ऑफ द बॉडी एंड फंक्शन, नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स एंड द अदर वाइटल साइड। मतलब कि इसमें देखते हैं कि बॉडी का इवेल्युएशन करते हैं और बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं उन सब चीज़ों को क्या होता है वाइटल साइंस के द्वारा, मतलब साइन कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से पता करते हैं। क्लिनिकल कनेक्शन मतलब कि अगर किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करना था तो साइन सिम्टम वगैरह देख के उसको डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो बॉडी के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं और कुछ पोजीशंस हैं बॉडी के, इन सब का स्टडी करते हैं हम। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में द सब्जेक्ट स्टैंड इरेक्ट फेसिंग द ऑब्जर्वर विद द हेड लेवल। जो हेड लेवल होता है मतलब कि ये लेवल जो है, एंड द ऑब्जर्वर विद द हेड लेवल, द आई फेसिंग टूवर्ड्स। अब क्या आई फेसिंग टूवर्ड्स मतलब कि जो आंख के सामने का है वो देखेंगे। इसके बाद डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड द आर्म्स दियर साइड्स। आर्म्स क्या है, ये पोर्शन, एंड पाम्स टूवर्ड, और क्या है जो ये पाम मतलब कि हथेली के टूवर्ड्स आर द एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन आर द रेफरेंसेस इनटू टू पोजीशन। अब क्या है कि जो भी एनाटॉमिकल पोजीशन है उसको टू पोजीशन में देखते हैं। क्या है, सुपाइन पोजीशन होता है। पहले देखेंगे हम क्या है डायरेक्शनल टर्म्स। इसमें क्या है सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है कि ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी पार्ट होता है, और ये जो हैंड के हमारे हाथ के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इंफीरियर। मतलब कि सुपीरियर में क्या होता है अबव टॉप टुवर्ड्स हेड, मतलब कि जो हेड मतलब हमारे गर्दन के ऊपर का जो पार्ट होता है उसके साथ का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर। आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके ये पार्ट क्या है सुपीरियर, ऊपरी हिस्सा। अब क्या है बिलो बॉटम अवे फ्रॉम हेड, मतलब कि अब हेड से नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम इंफीरियर। ये हो गया डायरेक्शनल टर्म में सुपीरियर और इंफीरियर। अब हम देखेंगे कि डायरेक्शनल टर्म में क्या है इंटीरियर द वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब क्या होता है कि एक होता है कि फ्रंट का व्यू होता है, जैसे कि आगे का व्यू, जैसे कि इसमें इमेज में दिख रहा होगा कि ये क्या है इंटीरियर व्यू है, मतलब कि फ्रंट से आदमी जो दिखता है, मतलब कि जो हेड का साइड होता है मतलब फेस का साइड होता है बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कि एंटीरियर व्यू। अब ये क्या है, अगर ये इसी आदमी को हम पीछे की तरफ कर दे, बोले कि अपना मुंह पीछे कर लो, तो जो हमारे पीठ का भाग होता है बोल सकते हैं पीठ का भाग, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। मतलब कि इमेज में दिख रहा होगा कि जो फ्रंट का भाग है मतलब कि आगे की तरफ मतलब फेस जिस तरफ है उस भाग को बोलेंगे हम एंटीरियर, और पीठ की तरफ का भाग को बोलेंगे हम पोस्टीरियर व्यू। तो ये हो गया एंटीरियर, वेंट्रल एंड डॉर्सल, जिसको हम बोलेंगे फ्रंट की साइड को वेंट्रल और बैक की साइड को हम बोलेंगे डॉर्सल। अब आता है हमारा डायरेक्शनल टर्म्स में प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल में क्या होता है कि देखिए बीच में इमेज में देखेंगे कि यहाँ पे एक मिड लाइन है। अब क्या होता है कि प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो होता है, जैसे कि फर्दर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो इस पोजीशन इस मतलब चीज को हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। और इसके नीचे के जो भी चीज, इसके नीचे पार्ट, इस पार्ट के नीचे के भाग को बोलेंगे हम डिस्टल। ये हो गया प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अब हम देखेंगे सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मतलब होता है टुवर्ड्स द सरफेस, मतलब कि जो सरफेस एरिया मतलब बाहरी सरफेस है, जैसे कि ये क्या है हमारा सपोज हमारे हाथ का हिस्सा है ये, तो ऊपरी हिस्सा जो ऊपरी लेयर होता है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल, मतलब कि सरफेस, जो सुपरफिशियल लेयर टुवर्ड्स द सरफेस। और क्या होता है दूसरा आता है डीप। डीप मतलब होता है टुवर्ड्स द कोर ऑफ बॉडी, जैसे कि ये ऊपरी भाग हो गया, इसमें अब क्या है एक होल कर दिया जाए, बॉडी के अंदर एक होल कर दिया, जैसे आप
हमने देखा होगा, कभी चोट लग जाती है तो बोलते हैं ना बहुत डीप हो गया, बहुत गहरा घाव हो गया है, तो उसी चीज़ को बोलेंगे। ये क्या है कि जब ये सुपरफिशियल लेयर है, ऊपरी लेयर है ये सारी, इसके अंदर अगर हम वो डीप करते हैं, गहरा मतलब घाव हो जाता है या उसके अंदर गहरा करके हम देखते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डीप। आ गया समझ में कि सुपरफिशियल क्या है, ऊपरी लेयर को सुपरफिशियल, जो उसके अंदर अगर हम एक गहरा गड्ढा कर देते हैं तो उस चीज को बोलते हैं डीप। अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, इसमें विस्टल एंड पैरिटल है। इसमें क्या होता है कि पर्टेनिंग टू कवरिंग कवर ऑफ ऑर्गन एन ऑर्गन, इसमें क्या है, इसमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उसमें जो कवर करता है, मतलब कि जो ऑर्गन्स को जो ऊपर से ढकता है, उसको बोलते हैं हम विसरल। ये क्या हमारा ऑर्गन है, अब क्या ऊपर से इसको जो कवर कर दिया, ढक दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया, ये क्या हो जाता है विसरल। उसके बाद क्या होता है पर्टेनिंग कवरिंग अगेंस्ट कैविटी वॉल, मतलब कैविटी वॉल के अगेंस्ट जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं पैरिएटल। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स। अब क्या इसमें 6 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो जो इसमें है उसमें से 6 है जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन। ये क्या है कि ये 6 प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन हेल्थ ऑल पार्ट्स आर बॉडी मस्ट बी फंक्शनिंग अप टुगेदर इन प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टैसिस। अब क्या है कि हमारे हेल्थ में, मतलब कि हमारे स्वास्थ्य में ये सब जो पार्ट होते हैं वो मिलके काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं होम्योस्टैटिस। अब हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म में ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन बॉडी सेल्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब क्या है, जो बॉडी में हम जो चीज़ें खाते हैं, तो हमारे जो हम चीज़ें खाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो उस बॉडी में सेल्स के माध्यम से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं, तो उसको ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब क्या है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है द एबिलिटी टू सेंस एंड द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली विड्रॉल रिफ्लेक्स। इसका मतलब होता है कि एबिलिटी टू सेंस, मतलब कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं उसकी वजह से जो भी चीज़ हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे क्या है अभी कोई बुला रहा है आपको, तो कान के माध्यम से हम सुनते हैं ना, अगर कोई नाम आपका ले रहा है तो आप तुरंत बोलोगे क्या है, तो ये हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, कोई बुला रहा है जो हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको ही बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अगला आता है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है कंट्रैक्टिलिटी ऑफ बॉडी पार्ट, स्केलेटन मसल्स ऑफ सब्सटेंसेस, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। अब मूवमेंट में क्या होता है, जो बॉडी के हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे स्केलेटन मसल्स और कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे मूवमेंट्स में आती हैं। मतलब कि ये सब चीज़ें क्या होते हैं मूवमेंट्स में होती हैं, और हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी हो जाता है कि खाना खाएंगे कोई जब हम, तो क्या होता है कि बॉडी में रिएक्शन होगा, मतलब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म होगा। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, मतलब आँख, नाक, कान, त्वचा, जो भी जीभ है, तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन से जो भी चीज़ें हम रिस्पॉन्स करते हैं, सेंस करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। हमारी ये लाइफ में होता रहता है। मूवमेंट में होता है कि स्केलेटन मसल्स जो होते हैं, कार्डियक एंड स्मूथ मसल से जो मूवमेंट होते हैं वो क्या है हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद आता है ग्रोथ। ये भी हमारे जीवन में तो होता है, ये पता है ना कि बच्चा छोटा है तो छोटा तो रहेगा नहीं, ग्रोथ डे बाय डे उसका ग्रोथ होता रहता है। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, उसके बॉडी साइज में और बॉडी पार्ट में इंक्रीजमेंट होते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं। जैसे क्या है कि 1 साल का बच्चा है, बच्चा जब पैदा होता था तब देखते हो 6 महीने के बाद वो क्या है बढ़ जाता है, इसके बाद जो इंक्रीमेंट होते बढ़ते रहते हैं, उस चीज़ को ही बोलते हैं ग्रोथ। अगला आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है सेलुलर डिवीजन ऑफ ग्रोथ और रिपेयर प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। मतलब कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, तो इस चीज़ को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। Differentiation is the development of cell from the unspecialized of the specialized stage. Cells have specialized structure and function that differ from the pressure cells. अब इसमें क्या होता है कि differentiation in the development of cell, जो सेल का डेवलपमेंट होता है
उसमें फ्रॉम द अनस्पेशलाइज्ड, मतलब अनस्पेशलाइज्ड से लेके स्पेशलाइज्ड स्टेट तक जो भी सेल्स का डेवलपमेंट होता है उसमें सेल्स है स्पेशलाइज, एक सेल से पास जो होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड फंक्शन दैट डिफर फ्रॉम द प्रेशर सेल्स। अब क्या जो प्रेशर सेल्स होते हैं उसके फंक्शन से वो थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, अलग होते हैं। तो ये 6 प्रोसेस को है बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारी बॉडी में होती रहती हैं ये चीज़ें। अब हम देखते हैं सर्वाइवल नीड्स, मतलब सर्वाइवल नीड्स, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती हैं। तो पहला होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी पोषक तत्व होते हैं हमारे बॉडी के लिए सर्वाइविंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। केमिकल फॉर एनर्जी एंड सेल बिल्डिंग, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटमिन्स। अब क्या है कि हमारी बॉडी को बनाने के लिए क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग, सेल बिल्डिंग मतलब सेल्स वगैरह बनाने के, कोशिका बनाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटमिन्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। अगर ये सब हम पर्याप्त मात्रा में लेते तभी हमारे बॉडी में जाके ग्रोथ हो सकती है और हमारे जो भी सेल्स हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, बन सकते हैं। अगर ये सब न्यूट्रिएंट्स हम बॉडी में नहीं देते हैं तो क्या होता है कि ये सब ग्रोथ रुक जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो माँ को बहुत केयर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं क्योंकि बच्चे का ग्रोथ उसी से बढ़ता है। अगर वो वहीं पे नहीं करती हैं तो बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसके जो भी सेल्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं सही से। तो इसलिए क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स सर्वाइवल नीड्स है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दूसरा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, सबसे मेन है कि सर्वाइविंग के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तो इसेंशियल फॉर एनर्जी रिलीज, मतलब कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा एटीपी प्रोडक्शन, इसको आगे देखेंगे। इसेंशियल फॉर एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ऑक्सीजन। अब क्या है, वाटर, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द बॉडी, साइट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब क्या है कि ये हमारे बॉडी में बहुत अबंडेंट केमिकल साइट रिएक्शन के लिए जो बॉडी में जो भी चीज़ें, जो भी रिएक्शन होती रहती हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर। अब क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है कि 37 to 38 सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 97 to 98 होता है। तो ये क्या, अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो है अगर बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है, उसका रेट गड़बड़ मतलब अलग हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो जब फीवर होता है तो क्या होता है, बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो फीवर में आपने देखा होगा कि बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो क्या होता है कि जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं उसी की वजह से वो अफेक्ट हो जाता है, इसलिए बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ के फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे अप्रोप्रिएट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, फॉर एडिकेट ब्रीथिंग एंड द गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। अब इसमें है कि लंग्स में जो हमारे लंग्स हैं उसमें प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए प्रॉपर गैस एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर सके और ऑक्सीजन जो है उसको इनहेल कर सके। तो ये क्या है, सर्वाइवल नीड्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के सर्वाइव करने के लिए। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या है, उसको कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।